यह सुनकर रोमैन जोर से हंस पड़ा। व्यंग्य भरी आह भरते हुए उसने कहा कि इंसानों के लिए ऐसी भावनात्मक वफादारी एक दानव के लिए हास्यास्पद है। उसने बताया कि फीनिक्स तो वैसे भी उसके साथ जाने वाला है, तो इन कमजोर इंसानों को बचाते रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर से गिरे हुए शरीरों की तरफ देखते हुए रोमैन उसे मनाने लगा, कहते हुए कि उनमें शायद कोई डिवाइन रैंक योद्धा छिपा हो सकता है। लेकिन फीनिक्स ने फिर से वही चेतावनी दोहराई, रोमैन को इन लोगों को छूने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। रोमैन आखिरकार अपना धैर्य खो बैठा और गुस्से में दहाड़ा, याद दिलाते हुए कि फीनिक्स पहले ही दानवों के शिविर में लौटने के लिए मान चुका है। इसका मतलब इंसानों की जान अब उसके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। हेरल्ड ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि उसका फैसला नहीं बदलेगा। भले ही इंसानों ने कभी कभी उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उन्होंने उसे पहले बचाया भी था। उसने साफ कहा कि उनके बिना वह अभी भी सिर्फ तीसरे दर्जे का प्राणी होता, बस एक साधारण मुर्गा जो कभी रूलर के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। रोमैन ने झुंझलाकर अपना सिर रगड़ा और ठंडे स्वर में कहा कि इंसानों के लिए ऐसी भक्ति सच में हद से ज्यादा है। उसे यह बिल्कुल बेतुका लगा कि कोई इंसानों के पक्ष में खड़ा होकर भी यह कहे कि वह उनसे नफरत करता है। रोमैन की नज़र में फीनिक्स उनसे जरूरत से ज्यादा जुड़ चुका था। फीनिक्स ने सख्त निगाह से उसे देखा और याद दिलाया कि वह डिवाइन रैंक से सिर्फ एक कदम दूर है, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। रोमैन तुरंत पलटकर बोला कि उसने उसे कहीं बेहतर रास्ता दिया था, लेकिन फीनिक्स ने उसे ठुकरा दिया और इन छोटे इंसानों की रक्षा करना चुना। रोमैन का चेहरा अंधेरा पड़ गया और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। खुले तिरस्कार के साथ उसने फीनिक्स को इंसानों का वफादार कुत्ता कहा। फीनिक्स ने तुरंत इस अपमान को ठुकरा दिया। उसने शांत स्वर में कहा कि इंसानों की वजह से ही वह आज इस स्तर तक पहुंच पाया है, और अब उस एहसान को चुकाना उसका कर्तव्य है। रोमैन अब और सुनना नहीं चाहता था। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा और उसके तने हुए शरीर के चारों ओर काला धुआं तेजी से घूमने लगा। सामने खड़ा फीनिक्स ध्यान से उस दानव को देखने लगा और हैरान रह गया कि उसका दुश्मन सच में कितना शक्तिशाली है। वह ऊर्जा उस ताकत से भी कहीं ज्यादा थी जो कभी फायरबर्ड के पास थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि एक रूलर होते हुए भी सीधे मुकाबले में ऐसी शक्ति को हराना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए उसने तुरंत फैसला किया। अगले ही पल उसके पास अचानक एक लंबा आदमी प्रकट हुआ, जिसके लंबे सफेद बाल, लोमड़ी जैसे कान और बर्फ जैसी ठंडी आभा थी। वह नया आया हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि थियो था। उसे देखते ही दुश्मन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे झटके से एहसास हुआ कि अब उसके सामने दो रूलर खड़े हैं। स्थिति को जल्दी से आंकते हुए रोमैन ने निष्कर्ष निकाला कि यह नया बुलाया गया व्यक्ति भी उनका साथी होगा, और शायद फीनिक्स का मालिक भी। उधर थियो ने चारों तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर वह फीनिक्स की तरफ मुड़ा और यूं ही पूछ लिया कि क्या इस बार भी उसी ने उसे बुलाया है। फीनिक्स ने थोड़ी तनाव भरी मुस्कान दी और दुश्मन की तरफ इशारा करते हुए ईमानदारी से कहा कि सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे मदद बुलानी पड़ी। यह सुनकर थियो जोर से हंस पड़ा और गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए बोला कि वह हमेशा बचाने के लिए तैयार रहता है। फिर अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसे लगा कि उसका जीजा अब पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिख रहा है। उत्साहित होकर वह पास आया और खुले तौर पर फीनिक्स की नई प्रगति की तारीफ करने लगा, उसकी ताकत और उसके शानदार रूप दोनों की प्रशंसा करते हुए। फीनिक्स ने गर्व से अपनी छाती फुला ली, ऊपर से नम्र बनने का नाटक कर रहा था,
लेकिन साफ था कि उसे यह तारीफ बहुत पसंद आ रही थी। उधर रोमैन उनकी बातचीत देख रहा था और मन ही मन उनके आत्मविश्वास का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अचानक फीनिक्स को स्थिति की गंभीरता याद आई। उसने जल्दी से आगे इशारा किया, जैसे कहने वाला हो कि पहले दुश्मन से निपट लें। लेकिन उसी पल वह ठिठक गया। रोमैन पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अपना सारा घमंड छोड़कर वह दानव घबराकर भाग चुका था। पसीने से भीगा हुआ वह मन ही मन मान चुका था कि वे दोनों तथाकथित गद्दार उसकी ताकत से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। फीनिक्स ने नाखुशी से होंठ फुला लिए और उसे इस तथाकथित ओवरलोड की कायरता पर साफ साफ तिरस्कार महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल सफेद बालों वाले आदमी को अचानक अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसकी नजर जमीन पर पड़े उस शरीर पर पड़ी और उसे समझ आया कि वह आखिर कौन है, तो उसके गले से डर से भरी एक चीख निकल गई। बिना एक पल भी गवाए वह तुरंत आगे दौड़ा और गिर चुके शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने खून से लथपथ नायक को बहुत सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे उसे डर हो कि जरा सी हरकत भी उसकी चोटों को और बढ़ा देगी। चोटों को जल्दी से जांचने के बाद आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। साफ घबराहट के साथ उसने बड़बड़ाया कि नुकसान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि शायद उसकी कीमती ब्लड रेजुविनेशन पिल भी उसे बचाने के लिए काफी न हो। अब उन्हें इससे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए होगी, शायद कोई दुर्लभ होली मेडिसिन। तभी थियो की नजर अचानक पास पड़ी एक छोटी बोतल पर गई, जो शक के तौर पर ऐसी ही किसी दवा जैसी लग रही थी। उसने तुरंत बोतल उठा ली और ध्यान से उसे जांचा। अगले ही पल उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी जब उसे समझ आया कि अंदर की दवा कम से कम हेवनली रैंक की है। बिना हिचकिचाए उसने सावधानी से बोतल खोली और दवा का तरल लेवी के मुंह में डाल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बेहोश नायक उसे निगल ले। कुछ ही देर बाद लेवी की सांसें थोड़ी स्थिर होने लगीं। फिर भी थियो साफ देख सकता था कि असली डिवाइन मेडिसिन के बिना इतनी भयानक चोटों को पूरी तरह ठीक करना अभी भी असंभव होगा। हालांकि युवक पूरी तरह बेहोश था, फिर भी उसकी बाहें जास्पर को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे उस हालत में भी उसे छोड़ने से इनकार कर रही हों। दूत इस दृश्य को उलझन में देखकर खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जास्पर खुद कभी सामने क्यों नहीं आया। थियो को साथ लेते हुए और गंभीर रूप से घायल लेवी को अपनी पीठ पर उठाए हुए वह गहरी सोच में डूब गया, खासकर जब उसने इस द्वीप पर कहीं से अंडों की जानी पहचानी ऊर्जा तरंगे महसूस की। उधर थियो लगातार मेहनत से लेवी की चोटों का इलाज करता रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ एक दवा बिल्कुल भी काफी नहीं है। अचानक उड़ते हुए फीनिक्स रुक सा गया और जोर से सोचने लगा कि कहीं वह कुछ महत्वपूर्ण भूल तो नहीं गया। थियो ने तुरंत एक चालाक सी मुस्कान दी और उसे भरोसा दिलाया कि कुछ भी नहीं छूटा है। आखिरकार कॉम्बैट सेंट रैंक का वह डीमन शायद लेवी पहले ही मार चुका होगा। अजीब सी संतुष्टि भरे भाव के साथ थियो ने आंखें बंद कर लीं और मुंह के कोने से टपकती लार भी पोंछी, यह सोचते हुए कि इतने शानदार डीमन का मांस कितना कीमती होगा। फीनिक्स ने हल्की सी सूंघने जैसी आवाज निकाली। साफ दिख रहा था कि थियो की ट्रॉफियां इकट्ठा करने वाली इस अजीब उत्सुकता से वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। थियो ने कैजुअली समझाया कि मरमैन का मांस बेहद दुर्लभ होता है, लेकिन क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा इंसान के शरीर जैसा दिखता है, इसलिए ज्यादातर मास्टर शायद उसे खाने से मना कर देंगे। अचानक थियो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऑरा छोड़ा, जिसमें साफ साफ मारने की मंशा झलक रही थी। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। पता नहीं कैसे थियो ने एक शेफ की टोपी निकाल ली
उसे सिर पर पहन लिया और खुशी खुशी नए पकड़े गए शिकार को काटने लगा। काम खत्म होने के बाद उसने तैयार मांस को अपने स्पेशल स्टोरेज रिंग में रख लिया और समझाया कि बाद में इसे रिफाइन करके एक ताकतवर वाटर कोर बनाया जा सकता है जो हमलों को काफी मजबूत करेगा। यह सुनकर फीनिक्स की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने खुशी से ताली भी बजाई, इस अजीब दुनिया की अनगिनत संभावनाओं पर हैरान होते हुए। समय की कीमत समझते हुए थियो ने जल्दी से अपनी ऊर्जा केंद्रित की और जल्द ही उसके पूरे शरीर के चारों ओर हल्की नीली चमक फैल गई। फीनिक्स थकान भरी नजर से आसमान की ओर देखता रहा, जबकि थियो ने एक और पिल बनाई और यूं ही कैजुअली अपने साले को थमा दी। फीनिक्स ने तुरंत उस पिल से निकलती ताकतवर वाटर एनर्जी महसूस की। बिना देर किए दोनों ने एक ही समय पर वह दवा निगल ली। कुछ ही देर बाद दोनों डीमन तेजी से उड़ते हुए अंधेरे आसमान में रोशनी की लकीरों की तरह ऊपर निकल गए। उड़ान के दौरान थियो लेवी का इलाज करता रहा और साथ साथ फीनिक्स के साथ कैजुअली यह भी चर्चा करता रहा कि मरमैन के मांस को पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। उसने अपने साले से यह भी पूछा कि उसे कौन सा स्टाइल पसंद है, तला हुआ मांस, धीरे धीरे पका हुआ मांस या फिर गाढ़ा फिश सूप। फीनिक्स ने लंबी सांस ली। उसे याद आ गया कि जिस जीव की वे बात कर रहे थे वह असल में उनके ही कबीले का ओवरलॉर्ड रैंक का सदस्य था। लेकिन अगले ही पल उसका मूड बदल गया और उसने उत्साह से सुझाव दिया कि पेपर के साथ स्वीट एंड सॉर फिश बनाई जाए। थियो ने खुशी से इस आइडिया से सहमति जताई और पूरी तरह इस रेसिपी का समर्थन किया, जबकि फीनिक्स को फिर हल्का सा एहसास हुआ कि शायद वह कुछ महत्वपूर्ण भूल रहा है। दूर समुद्र के बीच एक बड़े द्वीप पर कई बेहोश लोग रेत के किनारे इधर उधर पड़े थे। हार चुकी टीम में सबसे पहले धीरे धीरे होश में आने वाली साराह थी। हल्की कराह के साथ वह उठकर बैठी और सिर के पीछे हाथ फेरते हुए बड़बड़ाई कि पहले वाला वार सच में बहुत दर्दनाक था। चारों ओर देखते हुए उसने पास पड़े मलबे के ढेर देखे और तुरंत घबराकर समझ गई कि ऑब्जेक्ट 99 शायद पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जल्द ही उसकी नजर अपने साथियों पर पड़ी जो उसके आसपास गंभीर रूप से घायल पड़े थे। साराह का दिल कस गया जब उसे अचानक समझ आया कि शायद वे उसे बचाने की कोशिश करते हुए घायल हुए थे। हाथ जोड़कर लड़की ने दिल से उनका धन्यवाद किया और चुपचाप उन कठोर शब्दों के लिए पछतावा किया जो उसने कभी कहे थे। खुद को संभालते हुए उसने हालात का विश्लेषण करना शुरू किया और जल्दी ही पता चला कि उसका सारा उपकरण पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उन उपकरणों के बिना अलायंस से संपर्क करना असंभव था। जब उसने अपने शरीर को छुआ और तेज दर्द की उम्मीद की तो हैरानी से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। घबराहट उसके चेहरे पर झलक गई जब उसने खुद को फिर से जल्दी जल्दी जांचा, लेकिन पता चला कि एक भी गंभीर घाव बाकी नहीं था। उसका दिमाग उलझन से भर गया। वह सोचने लगी कि आखिर किसने उसे इस तरह ठीक कर दिया। लड़ाई को याद करते हुए उसने धीरे धीरे निष्कर्ष निकाला कि यह जरूर वही रहस्यमयी आदमी होगा, क्योंकि वहां और किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी। सारा बेचैनी से आसपास खोजने लगी, लेकिन जितना भी ढूंढती वह कहीं नजर नहीं आया। जब उसे वह पल याद आया जब उसने ऑब्जेक्ट 99 से लड़ाई की थी तो उसके मन में डर की ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि इतनी जबरदस्त ताकत उसे आसानी से नष्ट कर सकती थी। रेत पर चुपचाप बैठकर उसने दिल से लेवी के लिए शुभकामनाएं मांगी, उसे अपने मन में चमकते सफेद पंखों वाले एक पवित्र और निर्दोष अस्तित्व की तरह कल्पना करते हुए। जल्द ही उसका ध्यान पास पड़ी कुछ सुइयों पर गया। उसने अंदाजा लगाया कि उन्हीं ने उसकी जान बचाई होगी और समझ गई कि उसका रहस्यमय रक्षक शायद लॉन्गो से था।
लड़की ने हाथ जोड़कर सच्ची प्रार्थना की और फिर रेत का इस्तेमाल करके एक सिग्नल भेजने की कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, अचानक रेत की सतह से एक विशाल रेत की मूर्ति उठ खड़ी हुई, जिससे वह खुद भी चौंक गई। सारा उसे अविश्वास से घूरती रह गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने खुद इतनी बड़ी चीज बना दी। उधर आसमान में ऊंचाई पर फीनिक्स उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और कैजुअली थियो से उसकी छोटी बहन के अंडे के फूटने की प्रगति के बारे में पूछ बैठा। थियो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका भाई खुद उस पर नजर रख रहा है। फिर भी फीनिक्स ने थोड़ी शंका के साथ पूछा कि क्या यह व्यवस्था सच में सुरक्षित है। लेकिन थियो लेवी का इलाज करते हुए ही थोड़ा अकड़कर बोला कि असल में अंडे सेने के लिए फायर एनर्जी वाटर से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। फीनिक्स को अचानक पसीना आने लगा जब उसे फायर और वाटर के अनिश्चित टकराव की याद आई। उसे चिंता हुई कि फीनिक्स ब्लड लाइन होने की वजह से छोटी बहन भी शायद फायर से जुड़ी होगी। उसके मन में एक परेशान करने वाला ख्याल आया कि यह आइसोलेमेंट बेवकूफ उसके भाई की मदद के बिना यह काम कभी संभाल नहीं पाएगा। उसने अजीब ढंग से खांसते हुए नजरें फेर लीं और धीरे से थियो को याद दिलाया कि उसकी छोटी बहन अभी भी अंडे के अंदर है और उसे सही तरीके से बाहर आना होगा। थियो ने गर्व से खुद की ओर इशारा किया और अकड़ते हुए कहा कि अब से जहां भी वे जाएंगे, छोटे को उसे अंकल ही कहना पड़ेगा। पहले तो फीनिक्स को समस्या समझ ही नहीं आई और उसने सोचा कि वे बस यह क्यों नहीं कह देते कि अंडा उसके प्रिय का है। थियो ने तुरंत विरोध किया। उसका भाई 900 साल से अकेला था और अगर उसे पता चला कि अंडा किसी और के प्रिय का है तो वह जरूर जलने लगेगा। फीनिक्स ने इस चिंता को हाथ हिलाकर टाल दिया। हालांकि उसे अभी भी हल्का सा अजीब एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अगले ही पल थियो की नजर अचानक फीनिक्स की पूंछ से निकले एक चमकदार लाल पंख पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत गहरा हो गया। बिना किसी चेतावनी के उसने अचानक हाथ बढ़ाया और पूरे इरादे के साथ वह पंख मजबूती से खींचकर निकाल लिया, जैसे वह पहले ही तय कर चुका हो कि उसे क्या चाहिए। फीनिक्स तुरंत दर्द और गुस्से से भरी एक जोरदार दहाड़ निकालता है। वह तेजी से घूमकर थियो को घूरता है और पूछता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। लेकिन थियो पूरी तरह भावुक दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसने समझाया कि यह पंख बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल उसकी प्रिय की पंखों जैसा लगता है। उसने स्वीकार किया कि उसे डर था कि समय के साथ साथ वह धीरे धीरे उसका चेहरा भूल सकता है। इसलिए उसने यह पंख ले लिया ताकि उसके पास हमेशा कुछ हो जिसे देखकर वह उसे याद कर सके। फीनिक्स वहीं पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। वह असहज होकर इधर उधर हिलने लगा और अचानक उसे बिना वजह एक अजीब सा अपराध बोध महसूस होने लगा। उसी समय थियो उसे विनती भरी नजर से देखता है और झिझकते हुए पूछता है कि क्या वह यह पंख अपने पास रख सकता है। फीनिक्स ने थकी हुई लंबी सांस छोड़ी। कोई और रास्ता न देखकर उसने अनमने मन से हाँ कर दी। थियो का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा और उसने पंख को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। तभी अचानक फीनिक्स के दिमाग में बिजली की तरह एक खतरनाक ख्याल आया। अगर अंडे से निकलने के बाद उसकी बहन के पंखों का रंग उस पंख से अलग हुआ जो थियो ले गया है, तो यह मूर्ख जरूर कुछ शक करने लगेगा। फीनिक्स का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसकी आंखें घबराकर इधर उधर घूमने लगीं और वह बेचैनी से कोई समाधान सोचने लगा। आखिर उसने खुद को समझाया कि अगर चूजे का रंग अलग भी निकला
तो वह बस इतना कह देगा कि लड़की के पंख बड़े होने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं। उधर यन्हाई सिटी के मुख्यालय में पूरे केंद्र में अफरा-तफरी मच गई थी। एक अधिकारी ने जैसे ही आपात संदेश पढ़ा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने जोर से मेज पर हाथ पटक दिया। उसने तुरंत घोषणा की कि सैटेलाइट सिस्टम ने दानव शासकों की ऊर्जा तरंगे पकड़ ली हैं और एक साथ 2 दिखाई दिए हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सदमे में जम गए। फिर धीरे धीरे आगे झुककर वे घबराते हुए उस विशाल स्क्रीन को देखने लगे जिस पर सैटेलाइट की तस्वीरें दिख रही थीं। स्क्रीन पर एक विशाल फीनिक्स आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर थियो और गंभीर रूप से घायल नायक दोनों सवार थे। यह देखकर कर्मचारियों के दिल बैठ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। लेकिन कुछ ही पल बाद सबने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि उन्होंने संदेशवाहक को पहचान लिया था। सभी मान गए कि वे तो लगभग डर के मारे मर ही गए थे। उसी समय एक ऊंची इमारत की छत पर वन आई चुपचाप खड़ा था, नायक के लौटने का धैर्य से इंतजार कर रहा था। जब हेरल्ड आखिरकार उतरा तो उसके साथ एक तेज हवा का झोंका छत पर फैल गया। फीनिक्स और थियो इमारत के सामने उतर गए। थियो तुरंत कूदकर नीचे आया और अब भी बेहोश लेवी को सावधानी से अपनी बाहों में थामे हुए था। एक आंख वाले आदमी ने तुरंत नायक को पहचान लिया और घबराकर चिल्ला उठा। वह दौड़कर आगे आया और जल्दी से पूछने लगा कि उसके साथ क्या हुआ। फीनिक्स ने जल्दी से मानव रूप ले लिया और समझाया कि उसे द्वीप पर लेवी बेहद गंभीर हालत में मिला था, लेकिन किस्मत से उन्हें दवा मिल गई जिससे उसकी स्थिति स्थिर हो गई। फिर उसने बाहें मोड़ लीं, थियो की तरफ झुंझलाहट से देखा और ठंडे स्वर में साफ कहा कि यह सफेद बालों वाला बेवकूफ बिल्कुल भी उसका दामाद नहीं है। उसके बाद उसने उस आदमी का नाम पूछा। थियो तुरंत उत्साह से चमक उठा। गर्व से मुंह खोलकर उसने अपना परिचय दिया और जोश से बताया कि उसका जन्म एक रहस्यमयी चंद्र ग्रहण के दौरान हुआ था। लेकिन हेरल्ड ने बस सिर घुमा लिया और भौहें सिकोड़कर बाहें मोड़ लीं, मन ही मन सोचते हुए कि यह दानव खास बुद्धिमान नहीं लगता। फीनिक्स ने थोड़ी देर आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा कि वापस आते समय थियो ने पहले ही लेवी की चोटों का इलाज कर दिया था, इसलिए अब स्थिति स्थिर है। वन आई ने दोनों को लेवी को बचाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। फिर उसने इधर उधर देखा और उलझन में पूछा कि जास्पर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। थियो, जो अभी भी लेवी को पकड़े हुए था, अचानक कुछ याद करता है। वह बताता है कि पहले उसने एक छोटी सी चमकती चीज देखी थी जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह सोचते हुए कहता है कि शायद वह कोई छोटा सांप जैसा जीव था या फिर कोई छोटा ड्रैगन जो लेवी के हाथों में आराम कर रहा था। तभी थियो और फीनिक्स दोनों की नजर आखिरकार उस छोटे जीव पर गई। जैसे ही फीनिक्स ने उससे निकलती परिचित ऊर्जा तरंगों को महसूस किया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह झुककर लेवी की बाहों में पड़े उस छोटे चमकते जीव को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर समझ आने की गहरी छाया उतर आई। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। वह जास्पर ही था। फीनिक्स ने यह भी देखा कि बेहोश होने के बावजूद लेवी उस छोटे ड्रैगन को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए था। उस पल संदेशवाहक के मन में अब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं रही। वह छोटा ड्रैगन निस्संदेह जास्पर ही था। वन आई ने सावधानी से पूछा कि क्या वह सच में जास्पर है, लेकिन संदेशवाहक ने पूरे विश्वास से कहा कि इसमें कोई शक नहीं। फिर वन आई ने सोचा कि जास्पर आखिर दानव में क्यों बदल गया। फीनिक्स ने स्वीकार किया कि उसे कारण नहीं पता, जब वे पहुंचे तब से सब कुछ पहले से ऐसा ही था।
थोड़ी सहलाते हुए उस आदमी ने सुझाव दिया कि शायद उस समुद्री दानव की अजीब शक्ति की वजह से यह बदलाव हुआ होगा। थियो ने सिर हिलाकर सहमति जताई और समुद्री दानव की क्षमताओं का विस्तार से विश्लेषण करने लगा, बताते हुए कि ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है। यह सुनकर वन आय का चेहरा गंभीर हो गया, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि दूसरे उस्ताद सच जाने बिना ही गलती से जास्पर को मार सकते हैं। उसने घबराकर पूछा कि जास्पर कब सामान्य होगा, लेकिन थियो ने ईमानदारी से कहा कि उसे यकीन नहीं कि यह संभव भी है या नहीं। वन आय ने थोड़ा सिर झुकाया और लेवी और जास्पर को सुरक्षित वापस लाने के लिए दोनों का दिल से धन्यवाद किया। संदेशवाहक ने बस होंठ फुलाए, आंखें बंद की और मुड़ गया। दूसरी तरफ थियो ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और कहा कि उनकी मदद करना उसके लिए सम्मान की बात थी। वन आय ने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा कि उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए विभाग के सभी लोगों को उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो पूरा विभाग खुशी खुशी उनकी मदद करेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लेवी और जास्पर दोनों सुरक्षित हैं, वन आय मुख्यालय को रिपोर्ट देने के लिए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद थियो उत्सुकता से कमरे में चारों तरफ देखने लगा और प्रशंसा करते हुए बोला कि इस दुनिया में इंसानों के घर काफी अजीब हैं। वह झिझकते हुए कांच के दरवाजे को छूता है और ऊंची छत और पूरे कमरे में फैली रोशनी देखकर हैरान रह जाता है, जिससे संदेशवाहक साफ तौर पर चिढ़ जाता है। थियो सब कुछ ध्यान से देखते हुए कहता है कि इस दुनिया के इंसान बहुत ही चतुर और मेहनती लगते हैं। लेकिन मुर्गे ने चुपचाप सोचा कि थियो जैसे भोले इंसान के लिए तो बाकी सब लोग जीनियस ही लगेंगे। कुछ समय बाद लेवी आखिरकार जाग गया। नायक धीरे धीरे अपनी उनीदी आंखें मलता है, सीधा बैठता है और आदतन जास्पर का नाम बुदबुदाता है। जास्पर अभी भी अपने छोटे दानव ड्रैगन रूप में था और उसके पास वाले तकिए पर शांति से सो रहा था। लेवी ने उसे देखा और समझ गया कि वह अभी तक नहीं जागा है। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। लेवी ने सिर घुमाया और देखा कि हैरल्ड पास खड़ा है, जबकि थियो उसके बगल में बेहद संतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था। तभी उस सुनहरे बालों वाले आदमी ने अचानक स्पेशल स्टोरेज से जमी हुई मरमैन की पूंछ निकालकर लेवी से पूछा कि क्या वह इसे चाहता है। लेवी ने तुरंत घृणा से मुंह फेर लिया और साफ साफ कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। हेरल्ड की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं और वह मांस को लालच से घूरते हुए लगभग लार टपकाने लगा। थियो खुद ही यह इनाम लेने वाला था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि लेवी और जास्पर अभी भी हेरल्ड को लड़की समझते हैं। इसका मतलब था कि उसे यह नाटक जारी रखना पड़ेगा, और यह सोचकर वह अजीब ढंग से खांसने लगा। आखिर में उसने घोषणा की कि चूंकि लेवी को यह पूंछ नहीं चाहिए तो वह और उसकी प्रिय इससे सूप बनाएंगे। संदेशवाहक तो मूर्ति की तरह जम गया, लेकिन लेवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उन्हें ले जाने दिया। दोनों दानव तुरंत खुशी खुशी उसका धन्यवाद करने लगे। थोड़ी ही देर में उस दानवी पूंछ से बनने वाला बहुप्रतीक्षित व्यंजन तैयार हो गया। कुछ ही समय में मेज पर खुशबूदार मछली के सूप से भरी उबलती कड़ाही रखी गई, जिसकी गहरी और लुभावनी महक पूरे कमरे में फैल गई। खाने से उठ रही वह गहरी, लाजवाब खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे ही वह महक उन तक पहुंची, मैसेंजर और थियो दोनों ने एक साथ सिर उठा लिया। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं, बिल्कुल वैसे जैसे भूखे मुसाफिरों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद खाने की खुशबू मिल जाए। पहला ही कौर जैसे जीभ पर पड़ते ही घुल गया। स्वाद पूरे मुंह में गर्माहट के साथ फैल गया, इतना मुलायम और स्वादिष्ट कि चबाने से पहले ही पिघलता हुआ सा लगा।
एकदम से संतुष्टि की लहर उनके अंदर दौड़ गई और उनके चेहरे सच्ची खुशी से खिल उठे। उन्हें यह छिपाने की जरा भी जरूरत नहीं लगी कि उन्हें खाना कितना पसंद आ रहा था। खाते खाते उनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। हर कौर को आराम से चखते हुए वे बड़े कटोरों में चावल भर भर कर खाते रहे और बड़े मजे से उस गहरे स्वाद का आनंद लेते रहे। उधर जैस्पर अब भी गहरी नींद में था, आसपास की हलचल से बिल्कुल अनजान। लेवी चुपचाप उसके पास बैठा था और उस छोटे दानव को सोते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और उसकी नजरें जैस्पर पर भारी और बेचैन मन से टिकी हुई थीं। जब किसी ने आखिरकार लेवी को चावल का कटोरा थमाया तो वह एक पल के लिए झिझक गया। उसके हाथ हवा में ही रुक गए, जैसे उसे लेने का मन नहीं हो रहा हो। शायद उसका दिमाग अब भी चिंता में इतना उलझा था कि खाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसकी झिझक देखकर थियो ने शांत और भरोसा दिलाने वाली आवाज में उससे बात की। उसने धैर्य से समझाया कि जैस्पर का यह अजीब बदलाव स्थायी नहीं है और सब कुछ नियंत्रण में है। उसके लहजे में ऐसा आत्मविश्वास था जो लेवी की चिंता कम करने के लिए ही था। दानव ने भी शांति से समझाते हुए कहा कि जैस्पर की आभा पूरी तरह स्थिर है। इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। उसके मुताबिक जैस्पर बस गहरी नींद में है और शरीर ठीक होते ही अपने आप जाग जाएगा। कुछ देर सुनने के बाद लेवी ने आखिरकार धीरे से सांस छोड़ी। उसके कंधों का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। फिर उसने कटोरा लिया, दोनों हाथों से ठीक से पकड़ा और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। थियो यह सब देखकर हल्की और संतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि हैरल्ड, जिसका चेहरा आमतौर पर ठंडा और पढ़ पाना मुश्किल रहता था, वह भी अंदर ही अंदर खुश लगता था। उसका चेहरा भले सख्त था, लेकिन उसकी आंखों की हल्की नरमी उसके राहत भरे मन को दिखा रही थी। उसी पल अचानक हवा में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंज उठी। उसने शांत स्वर में घोषणा की कि होस्ट की खत्म हो चुकी ऊर्जा अब पूरी तरह से बहाल हो गई है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त ऊर्जा भी जमा हो चुकी है, इतनी कि होस्ट पूरे 1 साल तक आराम से टिक सकता है। यह सुनने के बाद थियो ने आराम से अपने स्टोरेज से कई चमकते हुए नीले मोती और एक खास लाल मोती निकाला। उसने उन्हें सावधानी से लेवी को देते हुए बताया कि ये द्वीप पर मिले दुर्लभ मरमन के आंसू हैं। उनमें से लाल मोती सबसे खास था। थियो ने बताया कि ऐसा खजाना बेहद दुर्लभ होता है, इतना कि अगर किसी नाविक को पूरी जिंदगी में एक भी मिल जाए तो वह खुद को बहुत किस्मत वाला समझेगा। सिस्टम ने भी इन मोतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, जैसे उसने उनकी कीमत पहचान ली हो। उसका इंटरफेस लगभग उनकी तरफ झुकता हुआ लगा और उसने पुष्टि की कि यही चीजें अभी लेवी की रिकवरी और ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। समय बर्बाद किए बिना थियो ने विनम्रता से नायक की मदद की। उसने मोतियों को सावधानी से बारीक पाउडर में कुचल दिया और चमकती धूल को लेवी के चावल पर धीरे धीरे छिड़क दिया, ताकि वह बराबर मिल जाए। लेवी ने अपने हाथों में पकड़े उस कटोरे की तरफ देखा जो अब हल्का सा चमक रहा था। उसके गाल थोड़ा लाल हो गए, शायद शर्म या हैरानी से। फिर भी उसने कोई हिचक नहीं दिखाई। दृढ़ता के साथ उसने चावल का एक भी दाना छोड़े बिना सब खा लिया। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, सिस्टम फिर से बज उठा। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि होस्ट की मानसिक शक्ति काफी बढ़ गई है। साथ ही मानसिक हमलों के खिलाफ उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी काफी मजबूत हो गई है। उस रात बाद में अंधेरा पूरे इलाके पर शांत होकर छा गया। लेवी और जैस्पर दोनों गहरी नींद में थे। इसी सन्नाटे में सिस्टम के मुख्य मॉड्यूल ने चुपचाप रिपोर्ट किया कि वादा किया गया इनाम आखिरकार दे दिया गया है।
लेकिन थोड़ी दूरी पर मैसेंजर बिल्कुल चैन से नहीं सो रहा था। वह बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बैंगनी पड़ने लगा और ठंडा पसीना पूरे शरीर में फैल गया, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। अपने सपने के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे वह गहरे समुद्र में डूब रहा हो। चारों तरफ अनंत पानी था जो उसे धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। हर सेकंड उसकी सांस भारी होती जा रही थी और दम घुटने के दबाव से उसकी आंखें लाल पड़ने लगीं। बिस्तर पर उसका शरीर बेचैनी से मरोड़ खा रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। वह दानव हवा के लिए जूझ रहा था, हांफते हुए और असमान सांस लेते हुए उस भयानक सपने में फंसा हुआ। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसकी छाती पर भारी दबाव था, जिससे हिलना डुलना और सही से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सचमुच कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, हेरल्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना झिझक उसने अपना असली रूप दिखा दिया और उसकी मौजूदगी कहीं ज्यादा डरावनी हो गई। उसकी मांसपेशियां अचानक गुस्से से कस गईं। उसने पूरी ताकत जुटाकर उस दबाव के स्रोत को जोर से धक्का दिया, चाहे वह जो भी हो उसे हटाकर ही दम लेना था। जब उसने आखिरकार देखा कि उसके ऊपर क्या बैठा था, तो उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। वह नजारा अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। एक पल घूरने के बाद उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या है। अचानक एक गुस्से भरी फीनिक्स की दहाड़ ने सन्नाटा चीर दिया, इतनी तेज कि थियो तुरंत जाग गया। मैसेंजर गुस्से में चिल्लाया कि यह बेवकूफ अब तक गया क्यों नहीं। थियो तुरंत थोड़ी असहज शक्ल के साथ पीछे हट गया। उसने घबराकर सिर उठाया और थोड़ा उलझन में याद दिलाया कि पिछली बार तो इस पक्षी को वापस भेज दिया गया था। मैसेंजर ने चिढ़कर आंखें घुमा लीं। एक पल सोचने के बाद उसे एक शर्मनाक बात याद आई, वे इतने स्वाभाविक तरीके से साथ रह रहे थे कि वह इस पक्षी को भगाना ही भूल गया था। अपनी गलती समझते ही उसने जल्दी से एक पोर्टल खोला और मजबूरी में खुश होकर विदाई दी, अटपटा सा उसकी तारीफ भी कर दी कि उसने अच्छा काम किया। थियो तो लगभग रोने वाला लग रहा था। उसके चेहरे पर शिकायत साफ दिख रही थी। वह कह रहा था कि उसे फिर से बहुत जल्दी निकाल दिया जा रहा है, जैसे उसे रुकने की इजाजत ही नहीं है। मैसेंजर ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। साफ था कि उसे इस पूरी स्थिति पर थोड़ा अजीब लग रहा था। मन ही मन उसने तय किया कि अगली बार शायद इस झंझट वाले पक्षी को बुलाना ही बेहतर नहीं होगा। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। लगभग एक दिन पहले उसी द्वीप पर अनंत नीले समुद्र के ऊपर आसमान में एक विशाल सुनहरा पक्षी उड़ रहा था। उसकी चौड़ी पीठ पर साराह खड़ी थी और उसके साथ 3 गंभीर रूप से घायल सैनिक थे जो मुश्किल से हिल पा रहे थे। तेज हवा के बावजूद साराह मजबूती से खड़ी रही। उसने आत्मविश्वास से हाथ बांध रखे थे और तेज झोंकों के बीच उसके बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे। वह विशाल पक्षी तेजी से दूर शहर की ओर उड़ रहा था। सैंड आइलैंड पर उसका मिशन पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था और अब वह पूरी रफ्तार से लौट रहा था। लेकिन हालात थोड़े विडंबनापूर्ण थे। साराह वह नहीं थी जो बाकी 4 देशों के उस्तादों को द्वीप पर लाई थी, वह तो बस उन्हें सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का काम कर रही थी। हेडक्वार्टर में एक ऑफिस के अंदर कमांडर ने शांत होकर नए आदेश दिए। उसने कहा कि लेवी आराम कर सकता है, जबकि वह खुद संयुक्त विभाग से मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने जाएगा। उसी समय संगठित अपराध समूह के घूर्णन नेता वसीले ने अपने लड़ाकों से पूछताछ शुरू की। वह द्वीप पर हुई हर घटना की पूरी रिपोर्ट चाहता था। स्टीवन आगे बढ़ा और बताया कि उनका सामना एक भयानक पानी प्रकार के दानव से हुआ था जो लॉर्ड स्तर का था। उस जीव के पास लगभग पूर्ण रक्षा क्षमता थी।
वसीले ने तुरंत एक तीखा सवाल किया। वह जानना चाहता था कि क्या उनका शक्तिशाली कॉम्बैट रोबोट लड़ाई में नष्ट हो गया था। स्टीवन हल्की मुस्कान के साथ बोला और आत्मविश्वास से सिर हिलाकर बताया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसने एक चौंकाने वाली बात जोड़ी, दुश्मन को खत्म करने वाला असल में लंगो का फाइटर था। यह सुनकर वसीली ने मेल की ओर मुड़कर एक और सवाल पूछा कि जमे हुए दानव का क्या हुआ। जवाब बिल्कुल वही निकला। उस दानव को भी उसी शासक ने खत्म किया था। यह सुनकर मंत्री साफ तौर पर सख्त पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने आखिरी प्रतिभागी हमा की ओर देखा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हमा ने याद किया कि उस समय वह मानसिक नियंत्रण में था। जब उसे होश आया तब भी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसे जल्दी ही लंगो के लॉर्ड ने हरा दिया और फिर जलती हुई आग की धाराओं से दूर धकेल दिया। रिपोर्ट सुनने के बाद वसीली ने एक और गंभीर सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या लंगो का नया रैंक पाया हुआ शासक सच में वहां मौजूद सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर था। मेल ने बगल में लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाते हुए स्थिति समझाई। उस समय सब लोग नियंत्रण में थे और तीनों ने मिलकर उस शासक पर हमला किया था। फिर भी अपनी सारी ताकत मिलाने के बावजूद वे उसे हरा नहीं पाए। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि वह शासक ज्यादातर लड़ाई सिर्फ अपने स्वाभाविक इंस्टिंक्ट से लड़ता हुआ लग रहा था। वैसिल यह सुनकर सच में हैरान रह गया, लेकिन धीरे धीरे उसे पूरी स्थिति समझ आने लगी। आखिर में उसने कहा कि वह यह सब 5 नेशंस अलायंस को रिपोर्ट करेगा। इसके साथ ही उसने आधिकारिक तौर पर मीटिंग खत्म घोषित कर दी और सबको जल्दी ठीक होने की शुभकामना दी। लेकिन हमू ने उसके जाने से पहले अचानक उसे रोक लिया। उसने लेवी की मौजूदा हालत के बारे में आखिरी सवाल पूछा। असल में वह सिर्फ एक बात जानना चाहता था, क्या वह आदमी अब भी जिंदा है? वसीली ने शांत स्वर में जवाब दिया। लेवी बुरी तरह घायल था, लेकिन अपने रहस्यमय पालतू की मदद से वह जैस्पर के साथ लंगो ले जाया गया। उसने यह भी बताया कि उस पालतू के बारे में लगभग कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि उसके पास एक असामान्य ट्रैकिंग क्षमता है। हम उन्हें बस तिरस्कार से नाक सिकोड़ी और नजरें फेर लीं। फिर भी उसने माना कि सबसे जरूरी बात यही है कि लेवी बच गया, क्योंकि वह अभी भी एक दिन उससे लड़ना चाहता है। यह कहते ही उस आदमी ने सबको सहज अंदाज में अलविदा कहा और वीडियो कॉल खत्म कर दी। इसके बाद स्टीवन बोला कि चूंकि अब चर्चा के लिए कोई सवाल बाकी नहीं है, वह भी अब विदा लेगा। फिर माइकल ने शांत होकर स्थिति का सार बताया। भले ही लड़ाई के दौरान सब लोग नियंत्रण में थे, लेकिन उस शासक ने वास्तव में किसी को नहीं मारा था। असल में ज्यादा संभावना यही लगती है कि लंगो का वह आदमी अकेले ही समुद्री दानव को हराकर द्वीप पर फंसे सभी लोगों को बचा गया। वसीली ने इस निष्कर्ष से सहमति में सिर हिलाया। लेवी के पालतू के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पूरी तरह संभव था कि पानी के लॉर्ड को वास्तव में लेवी ने ही हराया हो। कमरे से निकलने की तैयारी करते समय मेल हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा और सहजता से कहा कि अगर मौका मिले तो बिशप लंगो तक उसकी शुभकामनाएं पहुंचा दी जाएं। कनेक्शन अचानक कट गया और वसीले उस शांत कमरे में अकेला बैठा रह गया। स्क्रीन काली हो गई और कुछ पल तक वह बस उसे घूरता रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ, अभी अभी सुनी हर बात को धीरे धीरे जोड़ते हुए। लंबी खामोशी के बाद उसने चुपचाप निष्कर्ष निकाला कि प्रोजेक्ट 99 एक बार फिर असफल हो गया है। नतीजा पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में कड़वाहट छोड़ गया। अलायंस ने यह पूरा प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि इंसानी ताकत का विकास हो सके।
सबसे ताकतवर लड़ाकों की एक रैंकिंग बनाकर वे चाहते थे कि प्रतिस्पर्धा इंसानियत को आगे बढ़ाए। लेकिन अब नतीजा सबके लिए साफ दिखाई दे रहा था। सभी रिपोर्टों और लड़ाई के डेटा से एक बात बिल्कुल साफ थी, इस समय नंबर 1 फाइटर लानगो का ओवरलोड रैंड योद्धा लगता था। उसी समय दृश्य उस मीटिंग से हटकर पूरी तरह दूसरे देश की ओर चला जाता है, हिगुओ राज्य की तरफ। एक टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर एक मापने वाली मशीन लगातार चेतावनी के सिग्नल दे रही थी। मशीन ने दिखाया कि साराह की कॉम्बैट पावर उसकी मापने की सीमा से पूरी तरह बाहर जा चुकी है। गणना के अनुसार उसकी ताकत शायद पहले ही ओवरलोड रैंक के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही स्टाफ मेंबर ने ये नतीजे देखे, उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह उत्साह से साराह की तारीफ करने लगा, बार बार कहता रहा कि उसकी ताकत कितनी अविश्वसनीय और चौंकाने वाली है। साराह ने हल्का सा ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने गर्व को छिपा नहीं सकी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में कितनी डरावनी ताकत बह रही है, और इस एहसास ने उसे जबरदस्त आत्मविश्वास से भर दिया। उसके सीने में उत्साह की चमक सी खिल उठी। वह पहले से ही सोच सकती थी कि जब वे तीनों उसकी कॉम्बैट पावर का नतीजा देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके दिमाग में तो वे शायद उसके पैरों में झुकते हुए ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह गर्व भरी कल्पना अचानक रुक गई जब उसे एक जरूरी बात याद आई, लानगो का नया रैंक हुआ रूलर और उसका भाई भी उस द्वीप के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। यह सोचते ही उसे तुरंत लेवी की याद आ गई। आखिर उसने पहले उसकी मदद की थी और उसे अभी भी साफ याद था कि उसने एक्यूपंक्चर से उसके रिश्तेदार का इलाज किया था। अचानक उसके मन में एक अजीब सा सवाल आया। क्या उसकी ताकत में यह अचानक बढ़ोतरी किसी तरह उससे जुड़ी हो सकती है? लेकिन जैसे ही यह ख्याल आया, उसने तुरंत उसे खारिज भी कर दिया। उसके हिसाब से यह बात बिल्कुल बेतुकी थी। आखिर लेवी तो सिर्फ एक हीलर था, उस जैसा इंसान उसे इतना ताकतवर कैसे बना सकता था? फिर भी वह शक पूरी तरह गायब नहीं हुआ। उसने सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई और याद करने लगी कि यह रहस्यमयी ताकत आखिर पहली बार कब दिखाई दी थी। धीरे धीरे उसके विचार दूसरी दिशा में मुड़ गए। उसे याद आया कि दूसरों ने द्वीप पर एक वाटर डीमन का जिक्र किया था, जो शक्तिशाली मानसिक हमलों में माहिर था। फिर एक और याद उभरी। उस समय सब लोग उस डीमन के मानसिक नियंत्रण में आ गए थे। सब लोग सिवाय उसके। क्योंकि वह बेहोश थी, इसलिए वह मानसिक प्रभाव उस तक पहुंचा ही नहीं। वह धीरे धीरे खुद से बुदबुदाने लगी, जैसे सारी बातों को जोड़ रही हो। जितना ज्यादा वह सोचती गई, उतना ही उसका भरोसा बढ़ता गया और पहले वाला गर्व भी धीरे धीरे लौट आया। उसका निष्कर्ष उसे इतना मजेदार लगा कि वह अचानक जोर से हंस पड़ी। उसके मन में वह खुद को हिगुओं की सबसे ताकतवर कॉम्बैट फोर्स घोषित कर चुकी थी, खूबसूरत, ठंडी और पूरी तरह अजेय। वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि तभी एक कर्मचारी ने अचानक उसे रोक दिया। उसने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप जल्द ही इंसानियत के सबसे ताकतवर फाइटरों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी करने वाला है। यह सुनते ही साराह का चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। कर्मचारी ने समझाया कि यह अभी इंसानों की टॉप 10 कॉम्बैट पावर की शुरुआती सूची है और अगर वह चाहे तो उसे दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पहले नाम पर पड़ी, उसके चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो गई। सूची के सबसे ऊपर नंबर 1 पर लेवी का नाम था। साराह लगभग गुस्से में चिल्ला ही पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लेवी जैसा इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर कैसे घोषित हो गया। उधर बिल्कुल दूसरी जगह पर सुप्रीम कमांडर इन चीफ उसी रैंकिंग रिपोर्ट का ध्यान से अध्ययन कर रहा था।
अगर ऐसा कुछ 200 साल पहले हुआ होता तो यह खबर पूरी दुनिया को हिला देती और हर जगह दहशत फैल जाती। अब इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। लनगो एक बार फिर वैश्विक कॉम्बैट पावर में सबसे ऊपर पहुंच गया था और लेवी दुनिया का सबसे महान योद्धा बन चुका था। उसी समय एक आंख वाले आदमी ने हैरानी से पलक झपकाई और कहा कि लेवी आधिकारिक तौर पर लनगो का प्रतिनिधि बनकर सबसे ताकतवर आदमी माना जाएगा। फिर भी उसने सबको एक संभावित समस्या की याद दिलाई। अगर उनकी पहले की चिंता सच निकली और लेवी की मानसिक जांच की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हो गई तो नतीजे पूरी तरह अनिश्चित हो सकते हैं। ट्रेसी ने आराम भरे लहजे में उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि वे बस एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए वे पहले ही तैयारी कर चुके हैं। लेकिन शॉन कमरे में सबसे ज्यादा शांत बना रहा। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कभी सच में मानसिक रूप से बीमार नहीं माना जाएगा, भले ही सबसे सम्मानित संस्था ही क्यों न ऐसा कह दे। उसने आराम से विषय बदलते हुए धीरे से पानी की चुस्की ली। फिर उसने अपना तर्क समझाया, लोग यह नहीं मानेंगे कि लेवी पागल है। वे बस यही सोचेंगे कि उसका दिमाग ऐसे स्तर पर काम करता है जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते। एक आंख वाले आदमी को अचानक इस तर्क की अजीब सी प्रतिभा समझ में आ गई। अगले ही पल वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। जैसे ही उसने बात पूरी तरह समझी, उसके दिल का डर पूरी तरह गायब हो गया। लेवी सच में पागल हो सकता है, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत ही तो इस दुनिया को चाहिए। आखिर में भले ही लेवी तकनीकी रूप से एक मानसिक मरीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ तय करती है। जो सबसे ताकतवर है वही सही है। उधर लेवी खुद एक बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। पैर मोड़कर और शांत आंखों के साथ वह धैर्य से सुन रहा था, क्योंकि सिस्टम लगातार अपनी रिपोर्ट दे रहा था। हाल ही में उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने के बाद उसका असली थंडर बॉडी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आसपास की ऊर्जा को सोखने लगा था। सिस्टम खुशी से बता रहा था कि मानसिक शक्ति में हुए इस ब्रेकथ्रू के बाद उसकी ऊर्जा भंडार भर चुके हैं। इसी वजह से अब वह आखिरकार विकास के अगले चरण की शुरुआत कर सकता है। इसके बाद उसने लेवी की उन सभी क्षमताओं की समीक्षा शुरू की जो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। डेटा स्कैन करने के बाद उसने घोषणा की कि क्रिम्सन फायर स्किल की प्रोफिशिएंसी सफलतापूर्वक 100% तक पहुंच चुकी है। तभी अचानक लेवी ने अपनी आंखें खोल दीं। सिस्टम तुरंत घबरा गया, इस अचानक रुकावट से चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि होस्ट ने हेवनली एनर्जी को सोखने पर ध्यान देना क्यों रोक दिया। आखिर वह हेवन के लेट स्टेज तक पहुंचने से बस एक छोटा सा कदम दूर था। लेवी ने बस अपनी नजर नीचे झुकाई और अपनी गर्दन के चारों ओर आराम से लिपटे छोटे ड्रैगन को देखा। उसने शांत स्वर में कहा कि जास्पर अभी तक जागा नहीं है। कई बार स्कैन करने के बाद सिस्टम ने निष्कर्ष निकाला कि जास्पर का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, बल्कि वह उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। वाटर डीमन की ऊर्जा को सोखने का सबसे मुश्किल हिस्सा उस दौरान ड्रैगन की रक्षा करना था, लेकिन अब वह शक्तिशाली ऊर्जा पूरी तरह जास्पर के शरीर में मिल चुकी थी। हालांकि सिस्टम उसके स्केल्स का पूरी तरह विश्लेषण नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। उनकी रक्षा क्षमता उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जिसे हीरो क्लास फाइटर भी आसानी से नहीं भेज सकता। इस खोज के बाद सिस्टम का जास्पर के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद जास्पर को जल्दी जगाने का एक तरीका हो सकता है।
उसी समय एक आंख वाला आदमी एक रैंकिंग लिस्ट लेकर लेवी के पास आया और बताया कि टॉप 10 कॉम्बैट पावर की शुरुआती सूची पूरी हो चुकी है। उसने समझाया कि इस सूची को बस लॉर्ड लंगो की पुष्टि चाहिए, लेकिन लेवी ने ऐसे दिखाया जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। लेवी की प्रतिक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एक आंख वाले आदमी ने तुरंत वह सूची लेवी की आस्तीन में ठूंस दी, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने उसे देखा भी है या नहीं। उसने बेपरवाही से कहा कि पुष्टि हो चुकी समझो, और फिर जल्दी जल्दी ऊपर जाकर रिपोर्ट देने निकल पड़ा। अपनी ही दक्षता से साफ साफ खुश दिखाई दे रहा था। लेवी वहीं बैठा उलझन भरे चेहरे के साथ रह गया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की एक नई सूचना सक्रिय हुई, जिसमें बताया गया कि अभी अभी एक नई लोकेशन अनलॉक हुई है। अचानक हुई कंपन से पास बैठा मुर्गा जाग गया। उसी समय एक कनेक्शन सफलतापूर्वक बन गया और ऊर्जा शरीर की नकल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेवी के आसपास की दुनिया अचानक जैसे जमसी गई, मानो समय ही रुक गया हो। फिर एक यांत्रिक आवाज ने सफल प्रवेश की पुष्टि की और पलक झपकते ही वह खुद को एक अजीब और असामान्य दुनिया के अंदर पाया। यह दृश्य साल 2014 का लगता था, वही समय जब अनोमलीज एक बार फिर पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी थीं। अगले 50 वर्षों में वैश्विक जनसंख्या तेजी से गिर गई। इन अनोमलीज द्वारा की गई तबाही ने दुनिया की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश की। भारी नुकसान झेलने के बाद इंसानों ने आखिरकार इन अलग अलग प्रकार की अनोमलीज को वर्गीकृत करना शुरू किया। इसी के साथ एक वैश्विक वर्गीकरण प्रणाली लागू की गई। इंसानियत ने अनगिनत भयानक आपदाओं का सामना किया था, लेकिन एक प्रकार सबसे ज्यादा डरावना था। जब भी कोई क्लास एस स्पिरिट प्रकट होती तो लगभग तय होता कि जल्द ही एक पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। उस समय तक दुनिया भर में ऐसे 10 निषिद्ध क्षेत्र बन चुके थे, ऐसी जगहें जिन्हें इन घातक स्पिरिट्स के कारण पूरी तरह छोड़ दिया गया था, और हर कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। एक और अजीब घटना भी देखी गई थी। ब्लड मून के दौरान जो भी अनोमली प्रकट होती, वह कभी भी बी क्लास से कमजोर नहीं होती थी। एक खास इलाके में बी क्लास डीमन स्लेयर्स का एक समूह प्रवेश द्वार के बाहर घबराया हुआ खड़ा था। वे हिचकिचा रहे थे, साफ था कि वे अंदर जाने से डर रहे थे। लेकिन उनके कप्तान चार्ल्स ने ठंडी और स्थिर आवाज में बात की। उसने उन्हें याद दिलाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह अनोमलस ऑरा अभी अभी दिखाई दिया है और अभी बी क्लास से ऊपर नहीं पहुंचा है। हल्के से धक्का देने पर दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर के अंधेरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी का स्वागत कर रही हो, मानो भीतर मौजूद अनजान चीज उन्हें अपने घर के अंदर आने का न्योता दे रही हो। डेमन स्लेयर्स धीरे धीरे अपने हथियार उठाने लगे। लंबी मिशन के बाद उनकी हर हरकत थकान से भारी थी। फिर भी हर कोई खुद को सतर्क रखने की कोशिश कर रहा था, हथियार कसकर पकड़कर अंधेरे अंदरूनी हिस्से की तरफ सीधा देख रहा था। सैनिकों में से एक चुपचाप आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को चेक किया। छोटी मशीन हल्के से टिमटिमा रही थी और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्कैन करती जा रही थी। अनोमलस कंपास के मुताबिक पास ही एक ग्रज डेमन डिटेक्ट हुआ था। डिवाइस ने उसका लेवल सी क्लास बताया और दूरी के हिसाब से वह उनकी मौजूदा लोकेशन से लगभग 1 घंटे दूर था। यह जानकारी सुनकर टीम के चेहरों पर जमी तनाव की रेखाएं थोड़ी नरम पड़ गईं। सी क्लास खतरा अभी भी खतरनाक था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिससे निपटने के लिए उनकी स्क्वाड ट्रेन और तैयार थी। धूल भरी खिड़की से आती हल्की रोशनी यह इशारा कर रही थी कि टारगेट शायद पहले ही घर के अंदर मौजूद है। वह फीकी चमक अजीब तरह से झिलमिला रही थी,
जिससे इमारत और भी डरावनी लगने लगी। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए लड़ाके आखिरकार अंदर दाखिल हुए। हर कोई अपना हथियार कसकर पकड़े हुए था और आगे बढ़ते हुए हर कोने को ध्यान से देख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर का नजारा साफ देखा, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। हैरानी और उलझन सबके चेहरों पर फैल गई। पूरा कमरा फूलों और घने हरे पौधों से भरा हुआ था। इस अजीब से बगीचे जैसे दृश्य के बीचों बीच एक आदमी जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था। पौधे खुद ही एक अजीब सी हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। उन्हीं के बीच जैस्पर लेटा था, आंखें बंद, जैसे फूलों के इस समंदर में शांति से सो रहा हो। टीम लीडर एक पल के लिए झिझक गया। उनके सामने मौजूद स्पिरिट में कुछ अजीब सा था, मानो वह उन हिंसक अनोमलीज से बहुत ज्यादा शांत हो जिन्हें वे आमतौर पर देखते थे। जैस्पर के शरीर से हल्की मंद रोशनी निकल रही थी। चार्ल्स ने अपना हथियार सीधे उसी पर तान रखा था, लेकिन वहां पड़ा आदमी बिल्कुल हिला भी नहीं और उससे किसी भी तरह की दुश्मनी या बुरी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। और भी चौंकाने वाली बात थी स्पिरिचुअल कंपास की रीडिंग। असिस्टेंट ने अविश्वास से डिवाइस को देखा। सिग्नल किसी वेंजफुल स्पिरिट का नहीं था, बल्कि डी क्लास स्पिरिट दिखा रहा था। उसी समय सेंट्री के पास बाहरी दीवार के किनारे कुछ अजीब सा रेंगने लगा। पतली टहनियों जैसी चीजें, जो मूर्ति मरोड़ती टेंटिकल्स जैसी लग रही थीं, धीरे धीरे जमीन पर सरक रही थीं। वो डरावने अंग चुपचाप पीछे से रेंगते हुए सैनिक के हेलमेट की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। बाकी लोग मुड़े तो देखा कि सैनिक B09 पहले ही लिपटा हुआ था और दरवाजे की ओर घसीटा जा रहा था। चार्ल्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना एक पल गवाए उसने टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया और पकड़े गए सैनिक के पीछे दौड़ पड़ा। हवा में लटके हुए असहाय सैनिक को देखकर कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सैनिक 8 और 10 हाई अलर्ट पर रहें और आसपास की निगरानी करें। असिस्टेंट का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। घबराई आवाज में उसने कप्तान को बताया कि जो सी क्लास स्पिरिट उन्होंने पहले डिटेक्ट किया था, वह अभी तक वास्तव में सामने नहीं आया है। चार्ल्स ने ठंडी निगाहों से आंखें सिकोड़ लीं। बिना कुछ कहे उसने फिर से अपना हथियार उठाया, जैसे तय कर लिया हो कि अब उसे खुद कार्रवाई करनी होगी। अचानक एक तेज गोली चली। गोली बंदूक से निकलकर हवा चीरती हुई उस सैनिक की तरफ बढ़ी, जिसकी गर्दन को टेंटेकल्स और कसकर जकड़ते जा रहे थे। सबको लगा कि यह प्रोजेक्टाइल सीधे उस जीव को भेद देगा। लेकिन रास्ते में अचानक एक बैरियर आ गया। गोली मुश्किल से उस ढाल में घुसी और फिर टुकड़ों में बिखर गई। अगले ही पल चमकते हुए आर्मर की एक परत प्रकट हो गई। उस रोशनी के भीतर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो सैनिक के सिर को डरावनी ताकत से पकड़े हुए थी। सुरक्षात्मक खोल में दरारें फैलने लगीं और वह आकृति अपना छिपाव खो बैठी। आखिरकार वह चुड़ैल सामने आ गई, मुंह खोलकर गुस्से से गुर्राने लगी। स्पिरिट एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड ने तुरंत समझ लिया कि अनोमली पूरी तरह प्रकट हो चुकी है। चार्ल्स ने समय बर्बाद नहीं किया और सबको फायर खोलने का आदेश दिया। तुरंत गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चुड़ैल गोलियों की बारिश में घिर गई और हर गोली उड़ते उड़ते एक चमकते जाल में बदलकर सीधे स्पिरिट की तरफ दौड़ने लगी।